Hello everyone, a very good afternoon to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in SST NCERT सीरीज़। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक की सीटेट पेपर टू SST का पूरा कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हिस्ट्री हमारी पूरी हो गई है। रही बात ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी 6 क्लास की हमारी हो गई है, ठीक है, एंड पॉलिटी 6 क्लास की हो गई है, ठीक है। अब रिमेनिंग पे बात कर लेते हैं। रिमेनिंग की बात करें तो ये 7th क्लास का 5th चैप्टर चल रहा है। इसके बाद आई गेस 4 चैप्टर और बचते हैं 7th क्लास की ज्योग्राफी के, ठीक है। 4 चैप्टर बचे हैं 7th क्लास की ज्योग्राफी के एंड 8th क्लास की ज्योग्राफी बचती है। और पॉलिटी बात करें तो 8th क्लास की पॉलिटी एंड 7th क्लास की पॉलिटी बचती है, जिसमें 8th क्लास की पॉलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर को हम डिस्कस कर लेते हैं जल। देखिए, आप सीरीज़ को पूरा फॉलो करिए, ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली बात है। वरना मैं क्यों ही मेहनत करूँ इतनी, मुझे भी ये 3-3 4-4 वीडियोस एक दिन में रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत टाइम लगता है, ठीक है। देखिए, ये चैप्टर है आपका जल। देखिए, इसमें क्या बताया जाता है कि अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहें तो बात करें तो पृथ्वी पर जो हमारा जल है वो क्या है, सूर्य के प्रकाश पड़ने से वो क्या बनता है, वाष्प का रूप धारण करता है। और जब वाष्प का रूप धारण करता है तो वो क्या करता है, आकाश में ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा, जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, जल ठंडा होगा या फिर हम बोल सकते हैं संघनित होगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, बादल का रूप धारण करेगा, ठीक। अब अगर हम बादल की बात करें तो ये बादल छोटी छोटी पानी की बूंदें ही तो हैं। फिर ये बूंदें जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं या फिर हम बोल सकते हैं भारी हो जाती हैं कि आकाश में या ना रुक पाए, या फिर आकाश में नहीं रुक पाती है, वेट इतना ज़्यादा हो जाता, तो ये क्या होती है, वर्षा के रूप में या फिर हिम के रूप में धरती पर आ जाती हैं। तो यही चक्रण होता है, जल का साइकिल होता है, ये चलता रहता है, ठीक है। ये आप यहाँ इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं कि सबसे पहले पृथ्वी पर जो जल है, सूर्य का प्रकाश पड़ा तो उससे क्या हो गया, वाष्प बना, वाष्प के रूप धारण करके वो क्या हो गया, आसमान में गया, आसमान में गया तो संघनन हो गया, एकत्रित हो गया, ठीक है, ठंडा हो गया, ठीक। ठंडा होने के बाद क्या हुआ कि बादल छोटे-छोटे पानी की बूँद में जब ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी हो गया तो पानी की बूँद में, छोटी-छोटी बूँद में ये क्या हो गया, नीचे आ गया, है ना? तो फिर ये प्रोसेस पूरा यही साइकिल होती रहती है, ठीक है? ये साइकिल ऐसे चलती रहती है, चक्रण ऐसे चलता रहता है, ठीक? ये हमने थोड़ा-सा डिस्कस कर लिया जल के बारे में, ठीक? अब यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया क्या है, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित होता है। हम सभी को पता है कि जब सूर्य का ताप पड़ता है, सूर्य की रेस पड़ती हैं, तो जल क्या होता है, वाष्पित होता है। वाष्पित होकर क्या करेगा कि ठंडा होगा, फिर ठंडा होगा जल वाष्प बनेगा, संघनित होगा, ठंडा होगा, ठीक है। फिर बादल का रूप फॉर्म कर लेगा। फिर जब बादल हैवी हो जाते हैं तो क्या होता है, वर्षा होता है, हिम या फिर सहिम वृष्टि के रूप में ये धरती पे नीचे आ जाते हैं, ठीक। ये चक्रण चलता रहता है, जिसे हम जल चक्र बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि पृथ्वी थलशाला को हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक आपने ये कांच का बीकर ले लिया, जार ले लिया, कुछ भी बोल दें इसको आप, ठीक। इसमें आपने छोटा मिट्टी के छोटे छोटे पौधे रख दिए, ठीक है, मतलब छोटे छोटे यहाँ पे पौधे लगा दिए। अब पौधे लगा दिए तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी रख के पौधे लगा दिए तो कुछ ना कुछ तो इसमें क्या होगा कि नमी होगी, ठीक है। अब ये जब सूर्य की लाइट्स पड़ेंगी तो क्या होगा, ये ऊपर आएगी, है ना। ये ऊपर आएंगी, वही वाला पानी का वाष्पीकरण वाला काम, वही प्रोसेस यहाँ पे अगेन रिपीट होगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या होगा, वही थोड़ा थोड़ा सा इसमें फिर संघनित होंगी, ऊपर इकट्ठा होंगी, ठीक। फिर वही चीज़ नमी के रूप में नीचे आएगा तो थोड़ा थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर रहेगा। वही सेम प्रोसेस जो जल चक्र का है, वही चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। यहाँ पे देखिए लिखा क्या गया है, एक बड़े जार को के 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह दबा दें, मिट्टी भर के दबा दिया, ठीक है। इसके ऊपर ह्यूमस की एक पतली परत लगा दें, फिर सबसे बड़े पौधे लगाएं, उसके बाद चारों ओर छोटे पौधे लगाएं, बड़े पौधे बीच में लगा दें, छोटे पौधे साइड में लगा दें। इसमें जल की फुहार छिड़कें, है ना। थोड़ा सा आपने मिट्टी में पौधे लगाए तो थोड़ा तो जल आपने रखा ही होगा ना, तभी तो पौधा लग पाएगा, ठीक है। फिर पत्तियों और मिट्टी के द्वारा क्या होगा, जल वाष्पित हो जाएगा, है ना। वाष्पित हो जाएगा तो ऊपर संघनित होगा, ठंडा होकर जल की बूंद के रूप में फिर नीचे गिरेगा। वही जलवाष्प का वाटर साइकिल का पूरा इन्होंने यहाँ पे थलशाला के रूप में बताया है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पैसेज यहाँ से इम्पॉर्टेंट है,
अलवण जल के मुख्य स्रोत, अगर बात करें अलवण जल कहाँ पे हमें मिलता है जिसमें सॉल्ट नहीं है, वो हमें मिलता है नदी से, ताल से, सोते एवं हिमनद, इन सब से मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें जो सॉल्टी है वाटर या लवणीय जल है, वो हमें महासागर और समुद्र का जल लवणीय या फिर सॉल्टी होता है। ठीक है, इसलिए होता है, इसमें अधिकांश या फिर बहुत ज़्यादा नमक, क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या फिर खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है महासागर और समुद्र का जल। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया ना। अगर देखिए ये कुछ इन्होंने दिया है, कुछ नदियों के बारे में आप देखना चाहें तो देख लें, अफ्रीका में ये है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में ये, और ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, एशिया की ये, तो आप देख सकते हैं इन नदियों के बारे में। ठीक है, कि कहाँ पे क्या है, एक इंफॉर्मेशन के लिए ना। अगर हम बात करें लवणता को हम कैसे डिसाइड करते हैं, कि सॉल्टनेस को हम कैसे डिसाइड करते हैं, एक तरह से सैलिनिटी को हम कैसे डिसाइड करते हैं, तो देखिए बताया ही जा रहा है मानक पैमाना या फिर हम मेजर ऐसे कर सकते हैं कि 1000 ग्राम जल लेते हैं। ठीक है, इस 1000 जल की मात्रा में मौजूद नमक की मात्रा को कैलकुलेट करते हैं। इस 1000 ग्राम जल में, वाटर में हम जितनी क्वांटिटी आपकी सॉल्ट की मौजूद होगी, उससे हम डिसाइड करेंगे कि ये लवणीय है या फिर कितना लवणीय है, मतलब कितना सॉल्ट है इसमें। ठीक है, अब अगर इसमें लिखा गया है महासागर की औसत लवणता की अगर बात करें तो औसत कितना है सॉल्टी, 35% भाग 35% प्रति हजार, 35% पर थाउजेंड ये लवणीय है, सॉल्टी है ना। ओके ना, अब अगर हम बात करें जल के वितरण का, तो हम सभी जानते हैं कि 3/4 भाग क्या है, जल से घिरा हुआ है हमारी पृथ्वी की सतह का। लेकिन जब जल से इतना ज़्यादा भाग घिरा हुआ है, ठीक है, जल अधिक है, तो हमें पानी की कमी क्यों महसूस होती है, क्योंकि पानी पीने योग्य इतना नहीं है। ये सब कितना कितना है वो हम डिसाइड करते हैं। देखिए महासागर में इतना है, आप सभी अभी महासागर का जल सॉल्टी होता है, तो हम पी थोड़े ना सकते हैं, इतना ज़्यादा उसमें नमक होता है। बर्फ क्षेत्र का इतना है, ठीक है, ये इन्होंने वितरण दिया है, ये आप देख सकते हैं पॉइंट पॉइंट पॉइंट, इसको पढ़ने से क्या ही फायदा। ठीक है ना, अब अगर हम बात करें इजराइल में जो मृत सागर है, उसमें अभी हमने देखा कि 35% पर 1000 हम डिसाइड करते हैं कि सॉल्टनेस को। ठीक है, वाटर में महासागर में कितना सॉल्टनेस है, इतना हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, औसत लवणता ऐसे डिसाइड की जाती। बट ये जो इजराइल का मृत सागर है, इसमें क्या है, 340 ग्राम, आप समझ रहे हैं, 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता है, मतलब इतनी ज़्यादा लवणता है। ठीक है, पिछले हमने, एक सेकेंड, पिछला हमने डिस्कस ये किया था कि औसत लवणता हमारी जो है वो 35 भाग प्रति हजार है। ठीक है, 35 भाग प्रति हजार है ना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 340 ग्राम प्रति लवणता है, मतलब इतनी ज़्यादा है। तभी क्या होता है, तैराक इसमें प्लवक कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। ठीक है ना, अब अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया गया है कि आप कैसे इसे मेजर कर सकते हो। उन्होंने बोला है कि 2 लीटर जल लीजिए, ठीक है, अब मान लीजिए पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है, इसको आप समझिए ऐसे मेजर करिए कि 2 लीटर जल है, ये पूरा टोटल अपना अर्थ पे टोटल 2 लीटर जल है। ये बच्चों को बोला गया, ऐसा है नहीं। ठीक है, इसमें 12 चम्मच जल माप कर, 12 चम्मच जल माप कर दूसरे कटोरे में रखिए। फिर बर्तन में इन्होंने बोला है कि आप अगर इसकी सॉल्टनेस डिसाइड करना है ना, तो 1 चम्मच पहले आप इसमें नमक डालिए, फिर 2 चम्मच नमक डालिए, फिर 9 चम्मच नमक डालिए। इस तरह से आप जब करते जाएंगे तो आपको चित्र में इस जल के वितरण को दिखाया गया, आप स्वयं देखेंगे कि जल की कितनी मात्रा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों को
इसकी सॉल्टनेस के लिए बताया गया है। ठीक है, जीवन के लिए जल बहुत ज़्यादा आवश्यक है। प्यासे होने पर जल ही हमें चाहिए और किसी से हमारी प्यास नहीं तृप्त हो सकती है या प्यास नहीं बुझ सकती है। ठीक है, और हमारी लापरवाही के कारण क्या होता है, जल का उपयोग करने पर बहुमूल्य संसाधन हम बर्बाद करते हैं। ठीक है, मतलब दुरुपयोग करना, जैसे आपने हाथ धुले फिर टैप बंद नहीं किया, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं ना। महासागरीय संचरण की अगर हम बात करें तो एक देखिए फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब लगभग लगभग 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा ना। अगर हम बात करें ताल और झील में क्या होता है, शांत जल होता है। हम सभी को पता है ताल और झील में बहुत शांत जल होता है, और इसके अपोजिट अगर हम बात करें तो महासागर का जल हमेशा क्या होता है, गतिमान होता है और कभी भी शांत नहीं रहता है। ठीक है, महासागर की गति को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि तरंगे हैं, ज्वार भाटा है और धाराएं। ना इनको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तरंगे क्या होती हैं, देखिए समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती है। जब समुद्री सतह पर पवनें बहती हैं तो उससे क्या होता है, तरंग उत्पन्न करती हैं। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही तेज होती हैं। और अगर हम बात करें तो तरंगे क्या है, पवनों के कारण ही जल उठता है और गिरता है ना। पवन जैसे जल आप देखते हो महासागरों में तो जल उठता है और गिरता है, उठता है और गिरता है, किसके कारण, पवनों के कारण। तो तरंगों का यही इन्होंने लिखा है कि समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंग उत्पन्न होती है। जब अगर पवन ना बहे, है ना, पवन ना चले, है ना, हवा ना चले, तो क्या होगा, तरंग उत्पन्न ही नहीं हो पाएगी, है ना। कैसे उत्पन्न होगी, कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा ना, तभी तो तरंग उत्पन्न होगी। ठीक है, अगर तेज है तेज एयर है तो क्या होगा, तरंग भी उतनी ही बड़ी होंगी। और अगर बहुत स्लोली हवा चल रही है तो बहुत स्लोली इसकी वेव्स होंगी, ये बात लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है जब महासागर सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है ना, ऐसे उठ रहा है और गिर रहा है, इसी को तो हम तरंगे बोलते हैं, है ना। नाउ देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तूफान में तेज वायु चलने पर भाई तेज वायु चलेंगे तो विशाल तरंगे होंगी और इससे ज़्यादा विनाश होगा। जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी उद्गार है, या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापन करता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है ना। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जैसे सुनामी बोलते हैं, है ना। इन्हीं के कारण होता है, भूकंप है, ज्वालामुखी उद्गार है और भूस्खलन है। इन सभी के कारण क्या होता है, जल अत्यधिक ऐसे डिस्टर्ब होता रहता है। तो इसी के कारण क्या होता है, 15 मीटर की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती। जब 15 मीटर की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंग उठेंगी तो उससे क्या होगा, सुनामी आएगा, है ना, उससे क्या होगा, सुनामी आएगा। और अब तक की अगर हम बात करें तो सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर नापा गया, मतलब 15 मीटर वाला हैवी होता है, हाई होता है, और 150 मीटर सबसे ज़्यादा मापा गया है। ठीक है, जो कि 700 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति से चलती है। मतलब समझ रहे हैं आप कि ये कब का ये सीन बताया जा रहा है, 2004 में। सभी को पता है कि भारत के इस पे अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट पे आया था, तो इंदिरा पॉइंट डूब गया था। ठीक है, तब इतना ये इसको मेजर किया गया था, तो इतना ये था सुनामी का पैमाना, मतलब इतने मीटर मापा गया था, है ना, और इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया था। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगे अथवा पोताश्रय तरंगे, पोताश्रय आप समझ रहे हैं ना, जहाँ पे जहाज खड़े होते हैं, है ना, तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुए थे। और ये तरंग उस भूकंप का परिणाम है जिसका अधिकेंश सुमात्रा का पश्चिम सीमा पर था। इस भूकंप की तीव्रता इतने, अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, भूकंप की तीव्रता 7.0 से ज़्यादा होती है, 7.0 या 7.0 से ज़्यादा होती है, तो बहुत हाई डेंसिटी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो 7.0 ही जब इतना ज़्यादा, तो 9.0 आप समझ रहे हैं क्या होगा, पूरा मतलब तबाही मचा दी होगी, है ना, ये वाली बात है। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट फैक्ट ये दे रखा है कि भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, है ना, जो ये सुनामी का केस स्टडी अभी हमने की है। और देखिए
पहले से भूकंप का अनुमान लगाना संभव तो नहीं है, मगर हाँ, भूकंप हम नहीं लगा सकते। हाँ, सुनामी के संकेत जो है 3 घंटे पहले मिल सकते हैं। देखिए अब संकेत देखिए ये इसके संकेत मिलने के लिए भी कुछ यंत्र तो होगा, कुछ टेक्नोलॉजी तो होगी, है ना? तो प्रशांत महासागर में ज़्यादा चांसेस रहते हैं या ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे ऐसी चेतावनी लोगों को मिल जाती है, जबकि हिंद महासागर में ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। क्योंकि वहाँ पे कम आता होगा या फिर वहाँ नहीं के बराबर आता है, इस वजह से वहाँ पे ये नहीं इतना मतलब इतना ज़्यादा कॉस्ट भी तो लगता है कोई एक नई चीज़ लगाने में या कोई एक हैवी चीज़ का आविष्कार करने में या वहाँ पे लगाने में तो पैसा ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पे ज़्यादा आता है, इसलिए यहाँ पे ये 3 घंटे पहले प्रशांत महासागर में लोगों को पता चल जाता है कि आने वाली है, तो वो भाई दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है? प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी-कभी आती है, क्योंकि यहाँ भूकंप की क्रिया ही बहुत कम होती है, जैसा कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे। नाउ देखिए, दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई थी, वह पिछले कई सौ वर्ष की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियाँ एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में भई हिंद महासागर में बताएँ ये था कि लोगों में जागरूकता नहीं थी। जब ऐसा कुछ हुआ तो वो मतलब अब ये देखिए सुनामी जब आता है तो एकदम से यहाँ पे पानी कम हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद पानी बहुत ज़्यादा आता है, तब ये सुनामी का रूप धारण करे। अब जब ऐसा हुआ तो लोग क्या करें, समझ ही नहीं पाए क्या हो रहा है, वो खड़े हो के देखने लगे। अब जब इस तरह से देखने लगेंगे भौचक्के होके तो फिर भाई सब डूब गए, है ना? अगर उन्हें चेतावनी होती, पहले से पता होता, लोग जागरूक होते तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते, ऐसा होता ही नहीं। ओके, नाउ ज्वार भाटा की बात करें तो देखिए दिन में 2 बार नियम से महासागर जल का उठना और गिरना। जब उठ गया तो इसे हमने ज्वार बोल दिया, ऐसे उठा तो इसे ज्वार बोल दिया और नीचे इधर आ गया तो इसे भाटा बोल दिया। उठा तो ज्वार बोला, नीचे आया तो भाटा बोल दिया, ये वाली बात है। ज्वार भाटा इसी को बोलते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई पे मतलब पीक पे ऊंचाई पे चला जाता है तो हम उसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखा भी होगा। सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल जब अ, तट के बड़े हिस्से को डुबा देता है, सर्वाधिक ऊँचाई पे डुबा देता है ना? तो उसे हम ज्वार बोलते हैं, और फिर जल जब अपने निम्नतम स्तर पे मतलब बिल्कुल नीचे आ गया, तो उसे हम भाटा बोलते हैं, ओके? ये ज्वार भाटा होता है। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो ये कुछ दिया हुआ है, आप इसे भी देख सकते हो, समझ सकते हो। देखिए, अगर हम बात करें तो पृथ्वी का जल जो है चंद्रमा के निकट होता है, तो उस पर चंद्रमा का क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे निम्न ज्वार और उच्च ज्वार की क्रियाओं को बताया गया है। देखिए, सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही पृथ्वी की सतह पर ज्वार-भाटा आता है। पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, आकर्षित, एक सेकेंड, यहाँ पे ये देखिए, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स से जल आकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आता है, ठीक है? ये एक इन्फॉर्मेशन है ना। पूर्णिमा और अमावस के दिनों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। ये वाली सेकंड वाला, ये पहला केस बताया है। दूसरा केस, एक सीध में होते हैं तब क्या होता है, इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार, ये वाली दूसरी वाली सिचुएशन जो है ये बृहद ज्वार है, ठीक है ना। तीसरी वाली ये बृहद ज्वार की सिचुएशन बताई गई है, और ना बृहद ज्वार, लेकिन जब चांद अपने प्रथम और अंतिम चतुर्थांश कुछ है, पता नहीं इसका तो मुझे भी नहीं पता ये क्या लिखा है, में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में लगता है, तो फिर महासागरी जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भी कहते हैं। देखिए, एक लघु ज्वार है, एक उच्च ज्वार है। इस वाली सिचुएशन में क्या होगा कि बृहद ज्वार आएगा। इस वाली सिचुएशन में जब एक सीध में होंगे तो बृहद ज्वार आएगा, और जब ये वाली सिचुएशन होगी तो लघु ज्वार आता है, ठीक है। नेक्स्ट,
ये इसलिए लिखा है, ये इसलिए होता है कि जब चाँद और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ता है, जब विपरीत दिशा में होगा तो भाई लघु ज्वार आएगा, कम आएगा, और अगर एक ही दिशा में होगा, ठीक है, तो ज़्यादा आएगा। उच्च ज्वार, अब देखिए उच्च ज्वार इम्पोर्टेंट क्यों है? उच्च ज्वार में क्या होता है? मछली पकड़ने में मदद मिलती है। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियाँ तट के निकट आ जाती हैं, ठीक है? ये लिखा है ज्वार, लघु ज्वार और बृहद ज्वार के बारे में। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, तो देखिए एक निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर गति करती हैं ये महासागरीय धाराएं, ठीक है। महासागरीय धाराएं वो होती हैं जो निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से गति करती हैं, उन्हें महासागरीय धाराएं या फिर महासागरीय जल की धाराएं बोलते हैं। ये धाराएं जो होती हैं गर्म भी होती हैं और ठंडी भी होती हैं। अब गर्म हम सभी को पता है कि 23.5 डिग्री से 23 डिग्री तक कर्क रेखा और मकर रेखा में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है, तो ये एरिया बहुत गर्म होता है, भूमध्य रेखा वाला, ठीक है। ये एरिया जब गर्म होगा तो यहाँ क्या होंगी, गर्म धाराएं होंगी। और इसके अपोजिट वाले केस में हमने क्या पढ़ा था कि ध्रुवों पे ठंडा होता है, क्योंकि वहाँ पे इतना प्रकाश पड़ता नहीं है, तो जब वहाँ जहाँ पे ठंडा होगा तो वहाँ पे ठंडी धाराएं होंगी, है ना, ध्रुवों पे मतलब पोल्स पे। ओके, तो यही है। अब आपसे पूछा क्या जाएगा कि कौन सी गर्म धारा है, कौन सी ठंडी धारा है, तो आप याद रखिएगा कि लेब्राडोर महासागरीय धाराएं जो है वो शीत धाराएं, ठंडी हैं। ओके, गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म धाराएं, ठीक है। दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा बस, ठीक, यही पूछा जाएगा आपसे। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पे बात करें, ये देखिए जिस स्थान पर गर्म और शीत जल धाराएं मिलती हैं, अब देखिए जिस स्थान पे दोनों ही धाराएं मिल जाती हैं, वो स्थान क्या होता है, विश्व भर में सर्वोत्तम मछली पालन के लिए अच्छा क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। कौन? जहाँ पे ठंडी और गर्म दोनों धाराएं मिलती हैं। ये मैप दिया है, आप चाहें इन्फॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है, पूछा नहीं जाएगा बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ना। कुछ क्वेश्चंस हैं, फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, बट वीडियो में फैक्ट्स थे, इसमें समझाने वाला था तो मैंने समझा दिया। अब जिन चैप्टर में समझाना नहीं होता है उन चैप्टर में मैं बुक से ही बताऊंगी, है ना। वर्षण क्या है, तो देखिए वर्षण आपको पता है, जब जलवाष्प आकाश में जाता है, बादल बनता है, फिर संघनन होता है, होकर जल की बूंद बनता है, तो फिर वो पृथ्वी पर आता है, वही हमारा वर्षण होता है, ठीक है ना। अगर जल चक्र की बात करें तो हमने जल चक्र वही है ना पूरा, मतलब पानी का, देखिए पानी का फॉर्म बदलता है, रूप बदलता रहता वो जल ही है ना। जल चक्र यही हुआ, अभी हमने डिस्कस किया जल चक्र के बारे में, ठीक है। जल चक्र क्या हुआ, पानी पहले पानी क्या हुआ, जल है, मतलब जो हमारा यहाँ पे मान लीजिए जल है, सूर्य के प्रकाश पड़ा तो फिर वाष्प बना, वाष्प का रूप धारण किया, फिर आकाश में गया, फिर संघनित हुआ, ठंडा होकर बादल बना, फिर हैवी हुए, फिर उससे वर्षा हुई, फिर वो नीचे आ गया, तो वो प्रोसेस चलता रहता है, उसको हम जल चक्र बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर बात करें लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, तो देखिए लहरों की ऊंचाई कौन कौन कैसे प्रभावित होता है, सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, तो देखिए अभी हमने पढ़ा था, पवन है, प्रभावित करती है, सुनामी है, ज्वालामुखी, भूकंप, ये सब आप लिख सकते हो उसमें ना। ज्वार भाटा क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, तो हमने पढ़ा है ना, दिन में 2 बार नियम से दिन में 2 बार नियम से जल का उठना और गिरना, है ना। महासागरीय जल का उठना और गिरना, जब उठता है तो ज्वार बोलते हैं, उच्चतम स्तर पे होता है, और जब निम्नतम स्तर पे होता है, गिरता है, तो उसे हम भाटा बोलते हैं, ठीक है। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, अभी हमने पहले ही डिस्कस की थी, निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर निश्चित रूप से बहने वाली धारा को हम महासागरीय धाराएं बोलते हैं, है ना। समुद्री जल नमकीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है। जल की गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, भाई लोग बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए उसकी गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, मतलब डेप्रिशिएट हो रही है उसकी क्वालिटी, ठीक है।
अब बात करते हैं वह प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता है और महासागर, वायुमंडल और स्थल के बीच लगातार चक्रण करता है। भाई जल चक्र है, अपने स्वरूप को बदल रहेगा वो जल ही, ठीक है। गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है भूमध्य रेखा के निकट, और ठंडी कहाँ उत्पन्न होती है, ध्रुवों पे, ठीक है। और दिन में 2 बार नियम से उठना, अभी हमने पढ़ा ज्वार भाटा। कैस्पियन सी देखिए विशालतम झील है। ज्वार भाटा क्या है, जल में अधिक उतार चढ़ाव। सुनामी क्या है, तीव्र भूकंपी तरंगे हैं। महासागरीय धाराएं क्या है, निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली धाराएं, ठीक है। ये चैप्टर पूरा हमने डिस्कस कर लिया, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह हमारा सारा सिलेबस डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। बट थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता है, थोड़ा सा मन नहीं करता है। देखिए मैं रात के 2 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है। और मैं अपनी पढ़ाई को भी लाइक थोड़ा सा ब्रेक करके आपके लिए कर रही हूँ बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इस वजह से थोड़ा सा मन नहीं करता है, ठीक है। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।